Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter 14, functions of several variables. We have first studied one variable function in calculus, y is equal to f of x. For example, parabola y is equal to x square, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत सारे लीनियर फंक्शंस आपने पढ़ा था. इसमें होता क्या था, f जो है बेसिकली वन वेरिएबल पे डिपेंडेंट, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वन आपके पास डिपेंडेंट आ जाता है. x की वैल्यूज आप डालते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y का आंसर मिलता जाता है. सो आपने यहाँ पे x की कोई रियल वैल्यू डाली, 1 डाला तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 आया, 2 डाला तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 4 आ गया था. इस तरह से वैल्यू वेरी करते जा रहे, डालते जाते हो तो आंसर उसके. सो इनपुट आपके पास क्या है, एक रियल नंबर था. तो यहाँ से r आपके पास रियल लाइन अगर है या एज अ सेट देखते हो तो r है, तो आपने r आपके पास क्या है, एज अ इनपुट है, वन वेरिएबल पे डिपेंडेंट फंक्शन है. उसके बाद हमने लास्ट वीक में वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस पढ़े थे. उस केस में क्या था, आपके पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में आपने फॉर एग्जांपल जो वेलोसिटी थी या पोजीशन वेक्टर था r ऑफ t किस पे डिपेंडेंट था, उसका i कंपोनेंट था, j कंपोनेंट था, n k कंपोनेंट था. t वैल्यू टाइम में भी डालते हो स्पेसिफाइड, अगर एज अ पोजीशन वेक्टर देख रहे हो तो टाइम डालते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको किसी मूविंग बॉडी का पोजीशन पता चल जाती है i j कंपोनेंट के थ्रू. तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन था वो आपके पास. आंसर उस केस में क्या था, आप इनपुट आप t टाइम डालते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आंसर एक वेक्टर आ जाता है. वेक्टर आंसर आता है. पहले आपके पास वन वेरिएबल फंक्शन में आपके पास रियल नंबर डाल रहे थे या कांस्टेंट वैल्यू स्केलर डालते थे और स्केलर ही आता था. इस केस में आपने स्केलर डाला, आंसर आपके पास वेक्टर आया. और अब हम पढ़ने लगे हैं क्या चीज़, मल्टी वेरिएबल फंक्शन. मल्टी वेरिएबल फंक्शन नाम से ही आपको पता चल रहा है, मल्टी वेरिएबल मीन मोर देन वन वेरिएबल, जिसमें ऐसा फंक्शन जिसमें मोर देन वन वेरिएबल इन्वॉल्व है. जो मोर देन वन है, सो मल्टी वेरिएबल functions are the function of two or more variables. So first of all आपने उसने बताया हुआ y is equal to f of x, y and z. यहाँ पे f क्या है, फंक्शन है, किसके थ्रू डिफाइन है, x वेरिएबल, y वेरिएबल एंड z. अब अगर यहाँ पे y ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो यहाँ पे इसको आप y नहीं लिखोगे, कोई नया नाम दे सकते हो. लेट्स से हमने h का नाम दे दिया. सो h इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे 3 है. रियल लाइफ में अगर आप इसकी कोई एग्जांपल देखना चाहते हो तो रियल लाइफ में हम इसकी एग्जांपल इस तरह से देख लेते हैं. रियल लाइफ में फॉर एग्जांपल हमने इसकी एग्जांपल देख ली कि रेक्टेंगल विद साइड्स x एंड y गिव्स यू द एरिया. एरिया आपके पास क्या चीज़ है, एरिया आपके पास एग्जांपल आ जाती है, a इज़ द एरिया डिपेंडिंग ऑन लेंथ इनटू विड्थ. और एरिया की वैल्यू डिपेंड करिए यहाँ पे, अब x एज अ लेंथ है एंड y एज अ विड्थ पड़ा हुआ है, तो x वेरी करने से भी a वैल्यू चेंज होगी एंड y वेरी करने से भी a की वैल्यू. सो a इज़ डिपेंडिंग ऑन बोथ x एंड y वेरिएबल. सो एरिया क्या है आपके पास, एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन डिफाइंड थ्रू टू वेरिएबल. सो ये एरिया आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है. इसी तरह से अगर आप वॉल्यूम ले लेते हो तो वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या आ जाता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट. सो वॉल्यूम इज अ फंक्शन डिफाइंड थ्रू वॉल्यूम. अगर आप किसी बॉक्स का वॉल्यूम देख रहे हो तो वॉल्यूम आपके पास क्या चीज़ है, वॉल्यूम आपके पास आ जाता है 3 वेरिएबल फंक्शन. सो इसी तरह से जनरलाइज अगर आप कर लेते हो तो जनरलाइज वे में अगर आपके पास nth वेरिएबल फंक्शन है तो nth वेरिएबल को उसने इस तरह से सब्सक्रिप्ट में दिया x1, x2 एंड x3 एंड सो ऑन. तो इस केस में हो क्या रहा है, आप ऑर्डर पहले आपने r की वैल्यू एज अ x जो था पुट करते थे और आंसर आपके पास आता था, आंसर भी आपके पास कोई कांस्टेंट आर वैल्यू आ जाती थी. अब यहाँ पे क्या है, जब आपने एरिया डालना है तो अब आपको एक x वैल्यू डालनी पड़ेगी एंड एक y वैल्यू डालनी पड़ेगी. तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, टू वेरिएबल फंक्शन है तो x y ये जो डोमेन का पॉइंट है, डोमेन इज, अब यहाँ पे वहाँ पे डोमेन आपके पास सिंपली x थी, अब यहाँ पे डोमेन के पॉइंट्स किस तरह के पॉइंट हैं आपके पास, ऑर्डर्ड पेयर है. x y अब किसको बिलोंग कराएगा, x y बिलोंग इस केस में आपको r स्क्वायर को बिलोंग करेगा. यहाँ इसको अदर वे है लिखने का, r क्रॉस r. अब ये इसको बिलोंग करेगा. इसी तरह से जब ये आपके पास कोई फंक्शन है 3 वेरिएबल के थ्रू, तो 3 वेरिएबल की डोमेन क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट. इसको आप ये इस वाले को ऑर्डर पेयर, इसको ट्रिपलेट, और ये क्या है, एन टपल इसको बोलते हैं हम. तो एन टपल होंगे इसके. अब ये किसको बिलोंग करेगा, आर क्यूब को बिलोंग करेगा, या आर क्रॉस आर, और इसी तरह से ऑनवर्ड आपके पास आर क्यूब है. फर्दर उसने आपको और एग्जाम्पल दी हुई है आपके पास, मोर देन
वन वेरिएबल की, थ्री वेरिएबल फंक्शंस की। ये क्या चीज़ है, अगर आप इसको इस तरह से एज अ फंक्शन देखो, अगर हम रिकॉल करें तो ये बेसिकली अगर कोई आपके पास फैक्टर था तो उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आप ये करते थे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड है। इस केस में भी आपको ईच पॉइंट की या एज अ वेक्टर जब आप देखते हो तो कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इनपुट आपके पास या डोमेन जो है आपके पास इस केस में, डोमेन अगर आप देखते हो तो डोमेन इस केस में किस तरह की हो सकती है, आर क्रॉस आर ट्रिपल टाइम, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। सो x की वैल्यू, क्योंकि x का पॉजिटिव स्क्वायर रूट स्क्वायर है तो स्क्वायर आप पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हो, नेगेटिव नंबर भी। इसी तरह से y भी आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं था, तो स्क्वायर लेने से आइदर पॉजिटिव था आइदर नेगेटिव था, तो उसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करा देगा, तो इसलिए आप स्क्वायर रूट, इसी तरह से y की भी आप सारी की सारी ले सकते हो। एंड इस सिमिलर वे में z भी, तो r क्यूब पूरे का पूरा इस फंक्शन की डोमेन आ गया। फर्दर क्या चीज़ है, डोमेन ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। अब क्या चीज़ है, इज द रीजन आर इन जनरली जब आप n टपल आप डिफाइन करे हो, फंक्शन डिफाइन थ्रू n वेरिएबल्स, तो फंक्शन डिफाइन थ्रू n वेरिएबल्स उसकी क्या चीज़ डोमेन होगी, डोमेन उसकी रीजन आर एन होगा, n डायमेंशनल ये स्पेस बन जाएगी। अब आपके पास डेफिनेशन आ जाए, 14.1 हमने आज स्टार्ट किया है। डेफिनेशन क्या है, सपोज वो जनरली n वेरिएबल फंक्शन, आप ये देख सकते हो w इज द फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, जिसमें आपके पास n इंडिपेंडेंट वेरिएबल पड़े हुए हैं। सपोज d इज द सेट ऑफ n टपल्स, इसमें ईच इनपुट क्या है, ईच इनपुट अब इस टाइप की होगी, n टपल्स है, मे बी ये 0 हो, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दूसरा -1 एंड 2, इस तरह से। तो इंडिविजुअली ईच कोऑर्डिनेट कोई रियल नंबर ही होगा आपके पास, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, आप कौन सा फंक्शन लिया हुआ है, वो आप एग्जांपल्स फर्दर करोगे तो बात समझ आएगी। तो अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ f ऑन d इज अ रूल। अगेन आपके पास इसको उसने क्या कहा है, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्यों होगा क्या कि आप पुट क्या कर रहे हो, n टपल पुट करोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आपके पास एक कोई स्केलर या कांस्टेंट एक रियल नंबर आंसर आएगा। प्रीवियस पे वापस जाते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। जैसे यहाँ पे आपने लेट से आपने पॉइंट इसमें पुट किया, x की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर आपने डाला 1 0 एंड -1। जब आप इस पॉइंट में डालोगे तो इनपुट क्या होगा, इस केस में इनपुट है आर क्यूब का एक पॉइंट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा, आंसर एज अ रेंज क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर गिव्स यू स्क्वायर रूट 2 विच इज़ अ रियल नंबर। सो ये क्या है, आंसर वैल्यू आपने डाली एक ट्रिपलेट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आपके पास एक रियल नंबर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। प्रीवियस वीक में हमने जो पढ़ा था वो वैल्यूड वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इसलिए कहा था कि उस केस में आंसर आपके पास आप एक रियल नंबर डालते थे इनपुट, और आंसर आपके पास एक वेक्टर आ जाता था। तो अब इस केस में आपके पास आंसर एक कांस्टेंट ही आएगा। जस्ट पुट आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर्ड पेयर पुट करोगे अगर फंक्शन 2 वेरिएबल्स का है, और ट्रिपलेट पुट करोगे अगर आपके पास 3 वेरिएबल फंक्शन है, और अगर nth है तो उसके अकॉर्डिंग n टपल पुट करते हो। सो ये यहाँ पे अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन क्या हो गई, डोमेन ये जो सेट ऑफ n टपल्स है जिनके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा वो डोमेन हो गई, और रेंज आपके पास वही, आपके पास जो भी w के आंसर्स आएंगे दैट आर द रेंज, और वो मैंने भी आपको बता दिया कोई ना कोई रियल नंबर ही आपके पास आंसर आ रहा होगा। यही उसने पुट करके, जैसे मैंने प्रीवियस आपको 1 0 एंड -1 पुट करके बताया, उसने आपको 3 0 4 पुट करके बताया। आंसर इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 आंसर आ रहा है। तो इनपुट आपके पास ये एक नंबर था जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आपके पास एक रियल नंबर आ रहा है, तो ये हो गया आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन। द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इसको इसलिए कह रहे हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड थ्रू मोर देन 1 वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्या है, अब इसकी डोमेन एंड रेंज पे आ जाते हैं कि डोमेन एंड रेंज आप फाइंड आउट किस तरह से करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एग्जांपल 1 में उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें यहाँ पे एग्जांपल में क्वेश्चन है दीज आर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। सारे के सारे आप देख सकते हो, ये भी फंक्शन है y एंड x के थ्रू, ये भी y एंड x के थ्रू, एंड sin x y भी y एंड x के थ्रू डिस्क्राइब किया हुआ है आपने। अब इसकी आपको डोमेन देखनी है, किस तरह से आप इसकी डोमेन फाइंड आउट करोगे। हम रिकॉल कर लेते हैं स्क्वायर रूट x आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन था,
अब रिकॉल इसको कर, इसकी डोमेन फाइंड आउट या इसकी अंडरस्टैंडिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको अपना जो कैलकुलस में हमने पढ़े हुए हैं वो उससे फंक्शन से रिलेट करते हैं। कैलकुलस में आपने स्क्वायर रूट का फंक्शन पढ़ा था। स्क्वायर रूट के फंक्शन के केस में आपके पास क्या चीज़ है, स्क्वायर रूट एक्स था। अब इसकी डोमेन अगर आपको याद हो तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी, यहाँ पे अब इसी चीज़ पे अगर आप हाथ रख लें, ये अननोन क्वांटिटी है। अब ये जो अननोन क्वांटिटी है आपके पास, ये अननोन क्वांटिटी की डोमेन इसमें आपने डिस्क्राइब की थी कि डोमेन या तो इसकी 0 है या 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर्स का डिफाइंड नहीं होता। अब जब नहीं होता तो इसके ऊपर अगर आप हाथ रख लो तो अननोन क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है इसका नाम लेट से x रखा हुआ है, तो x क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। नेगेटिव नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है इन अ रियल डोमेन, क्योंकि आंसर क्या आता है आयोटा, जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो रियल डोमेन में आप उसको कहते हो कि ये अनडिफाइंड है। सो सिमिलर पैटर्न पे स्क्वायर रूट है, ये क्वांटिटी है। लेट से इस क्वांटिटी का नाम हमने नया रख लिया c। तो अगर इस क्वांटिटी का नाम c रख लेते हैं, ये अननोन क्वांटिटी है। आपको ये देखना है कि c का स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा। सिमिलर वे में c स्क्वायर रूट इज डिफाइंड व्हेन c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब c क्या था, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसकी c की वैल्यू डाल दोगे तो c इज y माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इस साइड पे क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसी इनइक्वालिटी को आपने लिख लिया। डोमेन क्या बन गई, आपने एक इक्वेशन इनइक्वालिटी के थ्रू आपने डिस्क्राइब कर दिया कि ये डोमेन इस तरह का सेट है कि जिसमें y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अब आंसर क्या आएगा, आंसर आपको पता है इस केस में आंसर क्या था, जब आप पॉजिटिव आंसर्स डालते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आंसर भी एक पॉजिटिव नंबर आता जाता है। सो ऑब्वियस बात है, जब यहाँ पे आपने लिखा कि c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह के नंबर आप डालोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर रूट के केस में आंसर आप डाल के भी देख सकते हो। इस तरह के नंबर डालने हैं जिसमें y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैनुअली अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरह से होगा। लेट से क्या हम इसमें पॉइंट ये डाल सकते हैं, ये पॉइंट इसमें पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। x की वैल्यू हमने 0 ली, y की वैल्यू 1 ली। ये पॉइंट क्या इसकी डोमेन में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, कैसे देखोगे, अगर ये पॉइंट ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है, x का स्क्वायर लिया, 0 का स्क्वायर इज 0 एंड इस साइड पे y आएगा तो यहाँ पे 1 पड़ा, तो 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये इनइक्वालिटी इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड हो गई, इसलिए ये पॉइंट क्या है, इसकी डोमेन में आ गया। सो जितने भी इस तरह के पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हैं इस डोमेन में पड़े हुए हैं। तो अब अगर ये इस पॉइंट को आप देखना चाहते हो कि आंसर क्या बनेगा, इस पॉइंट को आपने इसमें डाला, इसमें जब डालोगे y की जगह 1 पुट हुआ, x की जगह 0 डाला, तो 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 स्क्वायर रूट गिव्स यू 1। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा आपके पास, आंसर 1 आ गया। तो पॉजिटिव नंबर आया, या 0 भी आएगा। किस तरह से, अगर आप x एंड y दोनों की वैल्यू 0 रख लो, दोनों की वैल्यू 0 रखोगे, स्टिल ये वाली इनइक्वालिटी का केस क्या है, y आइदर इक्वल आ जाए x स्क्वायर के, जब दोनों 0 0 रखोगे तो इक्वालिटी वाली सिचुएशन फुलफिल हो जाएगी। तो 0 0 भी इस पॉइंट में इंक्लूड होगा। तो रेंज उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी। फर्दर क्या है, 1 ओवर एक्स वाई। अगेन आप रिकॉल कर लो अपना जो 1 वेरिएबल फंक्शन था, 1 ओवर एक्स आपके पास फंक्शन था। 1 ओवर एक्स इज अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। डोमेन क्या थी इसकी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी। या इसका अगर आपने ग्राफ रिकॉल करना है तो इसका ये ग्राफ था, ग्राफ से हम कर लेते होते थे डोमेन एंड रेंज। ये ग्राफ था इसका, 0 पे जब आप राइट साइड से आते हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाती है, जब लेफ्ट साइड से आते हैं तो माइनस इन्फिनिटी को जाती है वैल्यू। सो 1 ओवर एक्स है इस केस में आपके पास आंसर। तो 1 ओवर एक्स के केस में सेम वही चीज़ है। जब ये डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, जब आपने फ्रैक्शन फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल पड़ा हुआ है तो डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी पड़ी हुई है वो डिफाइंड होगी जब वो नॉन जीरो क्वांटिटी है। जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आएगा तब वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी। तो जैसे ही आपके पास यहाँ इसी तरह से फर्दर एक और एग्जांपल थी 1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब ये अनडिफाइंड होता है जब एक्स की वैल्यू 1 है, क्यों, आप जैसे ही 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 इज 0 एंड ये फैक्टर अनडिफाइंड हो गया। तो सिमिलर पैटर्न में ये क्वांटिटी क्या, ये फंक्शन डिफाइंड होगा। आप इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी डाल सकते हो, आप इसमें नेगेटिव नंबर्स भी डाल सकते हो, कौन से नहीं डाल सकते, ये क्वांटिटी जो भी है विच इज एक्स वाई दैट नॉट इक्वल टू 0। सो इसलिए इसकी डोमेन क्या बन गई, इक्वेशन की फॉर्म में आपको लिखनी है एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन एक्स के सारे पॉजिटिव नंबर्स आप डाल सकते हो, 0 नहीं एक्स की वैल्यू रख सकते। इसी तरह वाई के भी सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर डाल सकते हो और एक्स के भी, लेकिन 0 ना ही एक्स वाई कौन सा वाला इस पॉइंट में अब नहीं आएगा। एज ऑर्डर पेयर जब देखते हो ना तो ये वाला पॉइंट आएगा
ना ही इस तरह का कोई भी पॉइंट आएगा जिसमें x की वैल्यू 0 है एंड y c है, y c मीन c इज एनी रियल नंबर, और ना ही कोई भी इस तरह का पॉइंट आएगा कि x की वैल्यू नॉन जीरो रख ली एंड y की वैल्यू 0। इस तरह के सारे पॉइंट निकल आए। अदर देन दैट दिस सिचुएशन आप अगर ले लेते हो ए बी, वेयर a एंड b बोथ आर नॉन जीरो, आइदर अब a एंड b पॉजिटिव हो आइदर नेगेटिव हो, इन सब के लिए ये क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड। तो इन इसको एज अ इक्वेशन की फॉर्म में आपने इस तरह से लिख लिया कि एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 इसकी डोमेन हो गई। एंड रेंज क्या है, रेंज वही आप इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए रियल वैल्यूड वाले की अगर रिकॉल कर लो, 1/x की रेंज क्या थी, 0 नहीं आता इस केस में आंसर, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, नॉन जीरो क्वांटिटीज आप डालोगे तो आंसर भी 0। सो वही जो इसकी रेंज बन रही थी एग्जैक्ट वही इस वाली की भी बनी है रेंज। अब उसके बाद क्या है, साइन एक्स वाई। साइन एक्स वाई के केस में आपके पास रिकॉल करो जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन। साइन एक्स की क्या थी डोमेन, साइन एक्स की डोमेन आपके पास ये थी कि एक्स की भी वही वाली वैल्यूज, सारी एंगल कुछ भी आप डाल सकते हो, पॉजिटिव भी सारे एंगल डाल सकते हो, नेगेटिव भी डाल सकते हो। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन था जिस केस में पूरी साइनोसाइडल वेव बनती है और पूरे का पूरा क्या था, रियल डोमेन के लिए डिफाइन है। तो इसी तरह से आप x की पॉजिटिव वैल्यूज भी डाल सकते हो, x की 0 भी डाल सकते हो, y की भी पॉजिटिव नेगेटिव। सो इसलिए ये क्या आ गई, इंटायर प्लेन। अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, प्लेन का वर्ड यूज हुआ है, लाइन का वर्ड नहीं यूज हुआ। अब प्लेन इसलिए हुई है, एक x वेरिएबल है तो x वेरिएबल का लेट से ये लाइन यूज हो गई, एंड y वेरिएबल है एंड x वेरिएबल या डोमेन जब आप देख रहे हो तो ये क्या बन गई है, आपके पास r स्क्वायर है। r स्क्वायर आपके पास क्या चीज है, ये प्लेन है, ये पूरी की पूरी एक्स वाई प्लेन, ये सारे का सारा पोर्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसलिए उसने बताया आर प्लेन, ये इंटायर प्लेन है। इंटायर प्लेन को अगर आप मैथमेटिकली ऐसा लिखना चाहते हो तो आप किस तरह से लिखोगे, ये आर स्क्वायर है या आर क्रॉस आर, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि आर क्रॉस आर। अब उस केस में साइन एक्स का आंसर क्या आता था, अगर रिकॉल करें, -1 आता था, 2 + 1। सो ये डोमेन भी, रेंज भी इस केस में वही रही। फर्दर एग्जाम्पल सिमिलर पैटर्न पे आपके पास क्या चीज आ जाएगी, ट्रिपल वैल्यूड फंक्शन। ट्रिपल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। ट्रिपल वैल्यूड फंक्शन के केस में अब स्क्वायर रूट है, जिस भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अंदर अगर आपने देखा तो ये क्वांटिटी का स्क्वायर है एक्स का, सो अब आप एक्स की नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी। इसी तरह से वाई की भी नेगेटिव पॉजिटिव एंड जी की भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो इंटायर स्पेस, अब स्पेस का वर्ड आप यूज करते हो आर क्यूब के लिए। अब आप देख सकते हो ये 3D था, ट्रिपल वैल्यूड फंक्शन है, तो ऑब्वियस बात है जो इसकी डोमेन बनेगी वो क्या है, आर क्यूब, और उसके लिए वर्ड आप स्पेस का भी यूज करते हो। तो पूरी की पूरी आर क्यूब अब आपके पास इसकी डोमेन है, एंड रेंज एज अ स्क्वायर रूट फंक्शन क्या आएगी, 0 to इन्फिनिटी। उसके बाद फर्दर आपके पास क्या है, 1/x² + y² + z²। स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव नंबर्स का भी क्या हो जाएगा, प्लस आंसर ही आएंगे। लेकिन डिनोमिनेटर अगेन, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर नॉन जीरो कब बनेगा, जब एट अ टाइम तीनों क्वांटिटीज 0 हो जाती हैं। तीनों क्वांटिटीज 0 तभी होंगी जब आपके पास आंसर 0 पूरे का पूरा तभी बनेगा जब तीनों क्वांटिटीज 0। आइदर आपने x1 रख लिया, ये दो नॉन जीरो रख ली, तब भी ये नॉन जीरो रहेगा। तो इसलिए इस सिचुएशन में सिंपली जस्ट एक पॉइंट आपको स्पेस में से एक्सक्लूड करना है। कौन से वाला, ओरिजिन स्पेस का, ये ओरिजिन है स्पेस का, तो स्पेस में से आपने ओरिजिन को निकाल दिया। बाकी आप एक्स वाई जी, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे इस वाले को, इंटायर स्पेस अदर देन एक्सेप्ट ओरिजिन, या इस वाले सेट पे जैसे आप r-0 लिखते होते थे, तो इस केस में आप लिख सकते हो आर क्यूब करके माइनस सेट की फॉर्म में बना के आपने ये पॉइंट को एक्सक्लूड करा दिया, 0 0 एंड 0, क्योंकि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के केस में आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसलिए आपने क्या किया, प्लस बना दिया। एंड देन फर्दर क्या है, y w क्या है, x y एंड नेचुरल लॉग ऑफ z। अब x y एज अ प्रोडक्ट है, आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। तो x की भी सारी वैल्यू, y की भी सारी वैल्यू, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ z, जब z वेरिएबल की बारी आई है तो z वेरिएबल के केस में आप नेचुरल लॉग ऑफ x अगर रिकॉल करो, जो आपके पास फंक्शन था, ग्राफ इसका बनता होता था इस तरह से, मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। नेगेटिव नंबर्स ऑफ x के लिए ये डिफाइन नहीं था, 0 पे इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, 1 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, और ये था इसका ग्राफ। सो ये इसकी डोमेन इटसेल्फ क्या थी, आप x की पॉजिटिव वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो 0 से ग्रेटर, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वालिटी के लिए भी डिफाइन नहीं है। इक्वालिटी पे x की वैल्यू 0 डालोगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा।
तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इस केस में जोन सा वाला x की सारे ऑप्शंस हैं, इस केस में y के भी आपके पास सारे ऑप्शन हैं, आप सारे डाल सकते हो। लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ z वेरिएबल क्या होना चाहिए, जैसे इस वाले केस में क्योंकि x था, इस केस में z है तो z क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x सारे का सारा, y सारे का सारा। तो 3D स्पेस जब आप देखते हो, ये x एक्सिस, ये लेट से ये आपके पास y, ये हमारे पास था, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास ये क्या आ गया, z एक्सिस। अब जो बिलो दीज वर्टिसेस अगर आप देखते हो, या एक्सिस बिलो दिस लाइन, x एक्सिस एंड y एक्सिस, इनके नीचे वाली लाइन पे देखते हैं, तो ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे z क्या है, नेगेटिव है। सो आपको क्या करना है, आपको जस्ट इसके ऊपर वाला पोर्शन लेना है। तो वो क्या करेगा, z की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 वाली लेनी है, वो पूरी जो 3D स्पेस थी उसको हाफ स्पेस में कन्वर्ट कर देगी। तो हाफ स्पेस है जो कि z की वैल्यू क्या है, उस पर ग्रेटर देन 0 ये पोर्शन लेना है। और आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वैसे अकेला अगर नेचुरल लॉग होता तो आंसर आता आपके पास, आंसर आप देख सकते हो y की नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। इसी तरह से इधर भी x एंड y के पास भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ऑप्शन था, तो इसलिए पूरी की पूरी रेंज जो है आपके पास पूरी की पूरी आ गई। नेक्स्ट क्या है आपके पास, उसने बाउंडेड रीजन आपको डिस्क्राइब किया है, अ रीजन इन अ प्लेन। अब प्लेन की बात हो रही है तो एक्स वाई प्लेन हम यूजुअली कंसीडर कर लेते हैं। जैसे पेज पे अगर आपके पास है, तो पेज आपके पास एक प्लेन की एग्जांपल है, तो ये प्लेन है अगर आपके पास, तो उस पे इस तरह का रीजन आप डायग्राम बनाते हो, कुछ भी आप अगर ये चीज़ लेट से ये मैंने बनाया रीजन है ये, तो एरिया बेसिकली क्लोज किया है कुछ आपने, तो उसको आप रीजन का वर्ड यूज़ करते हैं। ये रीजन तब बाउंडेड होगा अगर वो ये कह रहा है इफ़ इट लाइज इनसाइड अ डिस्क ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस। अब अगर क्या है कि अगर ये किसी फिक्स्ड रेडियस की अगर आप डिस्क लेते हो तो उसके इनसाइड लाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सर्कल बना लेते हो पर्टिकुलर रेडियस का, ये लेट से इतना मैंने खुद से किया क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि कितने रेडियस का लेना है, सर्कल बनाया। अब इस सर्कल के इनसाइड अगर लाई करता है तो ये क्या हो गया, बाउंडेड, अदरवाइज क्या है, ये अनबाउंडेड होगा। हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। उसने ये बताया है कि एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड सेट इन अ प्लेन इंक्लूड द लाइन सेगमेंट। पूरी की पूरी लाइन जो होती है वो बाउंडेड नहीं है, क्योंकि वो आपके पास बाउंडेड मीन आप उसकी पूरी की पूरी, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रही है नेगेटिव, इसको आप बाउंड नहीं कर सकते। जितने भी मर्जी बड़े रेडियस का सर्कल बनाओगे, लाइन उससे बाहर निकल जाएगी, तो ये बाउंड नहीं हुआ। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का छोटा पोर्शन लिया, वो इतना भी हो सकता है, वो इतना भी हो सकता है, तो जितना भी बड़ा होगा उससे बाहर अगर आप सर्कल बना दोगे तो वो बाउंड हो गया इनसाइड दैट डिस्क या इनसाइड दैट सर्कल। तो अब वो क्या चीज़ हो गया, वो बाउंडेड रीजन बन गया। इसी तरह से ट्राइंगल, जितनी भी बड़ी ट्राइंगल होगी वो छोटी भी हो सकती बड़ी भी, उसके बाहर अगर आप सर्कल लगा लोगे तो बाउंडेड हो गया। इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल, सर्कल एंड डिस्क आर द बाउंडेड। एंड एग्जाम्पल ऑफ अनबाउंडेड रीजन क्या होगी, एग्जाम्पल ऑफ अनबाउंडेड रीजन इस तरह का है कि जो इन्फिनिटली फैला हुआ है, इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स जिसमें इंक्लूडेड, इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स तो वैसे लाइन सेगमेंट के ऊपर भी लाए करें हैं। अनबाउंडेड मीन आप इस तरह से उसको देख सकते हो कि इन्फिनिट रीजन पे वो लाए कर रहा है। तो उस केस में आपके पास क्या चीज़ आ रही है, अनबाउंडेड की स्पेस में आपके पास इंक्लूड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसने कहा लाइन आपके पास एग्जांपल है, वो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। जितनी भी, क्योंकि लाइन आपके पास कंटिन्यूअस है, इस साइड भी और इस साइड भी, जितने भी बड़े सर्कल का रेडियस बनाओगे वो उससे बाहर निकल जाएगी, तो ये अनबाउंडेड हो गई। अब फर्दर क्या है आपके पास, एग्जाम्पल 2 है, डिस्क्राइब द डोमेन ऑफ दिस। ये वही जो अभी आपने प्रीवियस किया है, ये अगेन वही वाला क्वेश्चन आ गया है। अब डिस्क्राइब द डोमेन में आपने एक्स्ट्रा काम क्या करना है, एक्स्ट्रा काम यहाँ पे आपको उसकी प्लॉट करके देनी है डोमेन। अब जब 2D के केस में आपको, जैसे आपने वन वेरिएबल फंक्शन के केस में आपने प्लॉट करते थे, अब आप ये बता चुके हो कि ये क्या है, y माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये डोमेन आई थी अभी एग्जाम्पल 1 में हमने देखी। अब ये क्या चीज़ है, इसको ड्रॉ करना है। अब इसको एज अ इक्वालिटी देखो, इक्वालिटी के केस में एज अ इनइक्वालिटी भूल जाए, यहाँ से इक्वेशन जस्ट पुट करें, क्या चीज़ आएगी, y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लेने से यहाँ से फर्दर ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये बन गया आपके पास पैराबोला। सो इक्वालिटी जो है आपके पास, इक्वालिटी आपको क्या चीज़ देती है, पैराबोला देती है। और जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी क्या है, वो सारे पॉइंट्स जिनकी वैल्यू क्या है, इस वैल्यू के
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो अब वो क्या चीज़ है, आप इसका ड्रॉ करो। सबसे पहले तो आपने इक्वालिटी लेके आपने वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये ब्लू लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ब्लू लाइन ड्रॉ करने के लिए ब्लू लाइन पे जितने भी पॉइंट लाए कर रहे हैं वो पॉइंट हैं जो ये इक्वालिटी सेटिस्फाई करते हैं। आप इस तरह से देखो कि अगर आपने इसमें कौन सा वाला पॉइंट डाला, इसमें इस वाले पॉइंट पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे 1 पुट किया था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 आंसर आया था। जब आप इसमें डालोगे लेफ्ट हैंड साइड यह है y माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों की वैल्यू डालो जरा, आंसर क्या आएगा 0 विच इज अ राइट हैंड साइड। इसी तरह से फर्दर पॉइंट कौन सा होता है 2 4 जो पैराबोला पे लाई कर रहा है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 पॉइंट, ये पॉइंट भी इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। कैसे, y की जगह 4 डाला, माइनस एक्स स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया। उसी तरह से जितने भी पैराबोला पे पॉइंट लाई कर रहे हैं वो कौन से पॉइंट हैं जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। अब आपको वो पॉइंट की कलेक्शन लेनी थी प्लेन के ऊपर जो ये इनइक्वालिटी जो कि ग्रेटर वाली सिचुएशन है, वो वाली कौन से वाले पॉइंट है। अब क्या करोगे, अब ये जो लाइन है वो आपकी पूरी की पूरी एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है। वो जो इस लाइन के आउटसाइड लाई करें और वो जो इस लाइन के इनसाइड पॉइंट लाई करें। आप इस लाइन के एक पॉइंट इनसाइड चेक करोगे, कोई भी पॉइंट आप चेक कर लो, और एक आप आउटसाइड का चेक कर लो पॉइंट। तो जो भी पॉइंट आप पिक करोगे आपको वो बता देगा। वो ये कह रहा है कि आउटसाइड के पॉइंट आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, और जो इंटीरियर पॉइंट्स है जो अंदर लाए करे हैं वो ये वाली सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हैं कि y माइनस एक्स स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 0। किस तरह से, मैं बाहर का एक पॉइंट लेके बता देती हूँ। बाहर का पॉइंट कौन सा होगा, लेट्स से बाहर का पॉइंट आपने वो जो इस स्पेस के बाहर लाई करा है, इस स्पेस के बाहर एक पॉइंट ये लाई करा है, ये पॉइंट क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ये पॉइंट लिया है, y की एक है वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, y का भी क्या है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर यहाँ पे मैंने ये लिया है। लेट्स से यहाँ पे अगर -1 था तो मैंने जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला पॉइंट एक पिक किया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला पॉइंट आपको ये देखना है ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है या ये वाली। आप पुट करके देखें जरा, y माइनस एक्स स्क्वायर में y की वैल्यू क्या है -1 माइनस x की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर डाला तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, एंड बाहर भी क्या पड़ा हुआ है -1, तो -1 एंड -1 क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास, -1 इक्वल आ जाएगा -2 के विच इज़ लेस देन 0। इट मीन जो इस लाइन के नीचे पड़े हुए हैं पॉइंट वो सारे इस तरह के पॉइंट हैं जो कि लेस देन 0 हैं, और हमें क्या चाहिए जो कि ग्रेटर देन 0 हो। तो ऑब्वियस बात है जो इसके इनसाइड पॉइंट कोई भी लाई कर रहे हैं वो सारे वो वाले पॉइंट हैं जो क्या हैं ग्रेटर देन 0 है। किस तरह से आप कुछ भी करके देख सकते हो। 1 के इनसाइड कौन से वाला पॉइंट जाएगा, 1 के ऊपर 1 ये पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये ले लेती हूँ ये वाला पॉइंट। अब अगर ये पॉइंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में भी 2 हो। ये पॉइंट अब आपके पास क्या लाई करेगा, ये वाला पॉइंट आपने किया है, तो ये पॉइंट है 1 2 मैंने दिया। अब ये जो 1 2 पॉइंट है, ये 1 2 पॉइंट आपको ये ग्रेटर वाली इक्वालिटी देगा। कैसे, y की जगह 2 डाला एंड माइनस x की जगह आपने 1 डाला, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो इसके इनसाइड का कोई भी आप पॉइंट पिक करोगे वो हमेशा ग्रेटर देन वाला 0 देगा। तो इसलिए आपने ड्रॉ करके बताना है उसको कि पहले आपने ये ब्लू लाइन भी पेपर में आप इस तरह से करोगे, इक्वल टू 0 डाल के इक्वालिटी डाली, उसका ग्राफ बना लिया। ये ग्राफ जो होगा वो ही आपका, ये जो इक्वालिटी है ये वाला ग्राफ आप हमेशा जो भी इक्वेशन आई हुई होगी आपने प्रैक्टिस उसको इस तरह से करनी है कि इक्वालिटी वाला डाल के आपने इक्वेशन का ग्राफ ये बन गया, वही कैलकुलस वाला। कैलकुलस का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप आपने इनइक्वालिटी का पोर्शन चेक करना है। वो आप जैसे मैंने भी आपको 2 पर्टिकुलर पॉइंट लिए, कोई भी 2 करके उनको चेक कर लो, इवन एक भी चेक कर सको। एक साइड का चेक किया, ऑब्वियस बात है अगर इस वाली साइड पे इनइक्वालिटी लेस देन आ रही है तो ऑब्वियस बात है ऊपर वाली साइड पे ग्रेटर वाली सिचुएशन बनेगी। तो क्या करोगे, ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपने शेडेड रीजन बताना है। तो शेडेड रीजन आप क्या करोगे, इस तरह से शेड करके, उसने तो कलर्ड वे में शो किया तो आप लाइनें करके बता दो कि दिस वन इज द डोमेन। तो इस तरह से आपने क्या किया, डोमेन ड्रॉ कर दी। फर्दर क्या चीज़ है आपके पास, स्केच द डोमेन। फर्दर आपके पास और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ गया। अब ये वाला है, अब इस केस में आप देख सकते हो कि इस केस में क्या चीज़ इनइक्वालिटी, सबसे पहले अगर हम रिकॉल करें इक्वालिटी क्या बनेगी, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी पड़ी हुई है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो इससे इनइक्वालिटी क्या बनेगी, इससे इनइक्वालिटी ये बनेगी, आप पैराबोला की फॉर्म में इसको इक्वेशन को बना लो जो हमें फर्स्ट वाले में
फर्स्ट इक्वालिटी वाली जस्ट आपको चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बनेगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डोमेन आपने बता दी। उसके बाद आपका है ड्रॉ करने का काम। ड्रॉ करने के काम के लिए आपने इक्वालिटी की वाला पार्ट पिक करोगे, वो क्या आएगा इक्वल टू, इसको 0 पुट करोगे। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा माइनस वाई है, इस साइड आके पॉजिटिव वाई हो गया। इक्वेशन क्या बन गई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है अगेन एक आपके पास एक पैराबोला है। पैराबोला आपके पास क्या करता है, पैराबोला अब ये कौन सा वाला पैराबोला है, सिंपली आपके पास ये उसने अब सोल्यूशन भी आ गया। माइनस एक्स स्क्वायर था, ये आपने एज अ सेट की फॉर्म में लिख दिया कि सेट आपके पास डोमेन क्या है, डी इज द सेट ऑफ एक्स ऑर्डर वाई पेयर। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराएंगे। अब जब ये इनइक्वालिटी को फर्दर काम क्या था आपका, फर्दर काम उसको ड्रॉ करना था। तो ड्रॉ किस तरह से करना है मैंने भी आपको प्रीवियस बताया कि आप सबसे पहले तो ये वाला पैराबोला जो आपका ऑर्डर वो कैलकुलस में पढ़ा हुआ है वही वाला है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपको याद है कि माइनस एक्स स्क्वायर पैराबोला क्या होता है, ओरिजिन पे बनता था डाउनवर्ड ओपन। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुई है, उसका वर्टिकल शिफ्ट आया, कहाँ है 9 पे वो शिफ्ट हुआ होगा। जब आप एक्स की वैल्यू इसमें 0 डालोगे तो आंसर क्या आएगा 9। तो ये इस तरह से शिफ्ट हुआ पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला है। अब आपको फर्दर क्या चेक करना था कि इसके इनसाइड वाला पोर्शन सेटिस्फाई करता है ये वाली इनइक्वालिटी, या इसके आउटसाइड का पोर्शन चेक करता है। अब वो क्या करोगे, दोनों में से कोई भी पॉइंट आप डालोगे, डाल के पुट करके देखोगे, जो भी पॉइंट आपको इनइक्वालिटी देगा वो वाला आप उस एरिया को शेड कर दोगे। ये उसने बताया हुआ है कि इस केस में आपका ये 9 पे बना हुआ है और ये सेटिस्फाई करता है। अब फर्दर देख लेते हैं ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट की जब आपको बनानी है तो इस वाले पार्ट की अब ये फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास आ गया 3 वेरिएबल फंक्शन, एक x है, y है एंड z है। x अब आपके पास ऊपर पड़ा हुआ जिसकी पावर 1 है, तो आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। स्क्वायर रूट y पे लगेगी सिचुएशन के y को क्या होना चाहिए, y को होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद z वैल्यू की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, y z पे रिस्ट्रिक्शन ये लगेगी। अब इसके एक प्रॉपर एक इक्वेशन नहीं बन रही, सेपरेटली x एंड y एंड z की वैल्यूज आपको मिल रही हैं। सो z की आपके पास क्या चीज आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ कोई भी वेरिएबल x था तो आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो अब यहाँ पे क्या चीज है, z माइनस 1 है। सो z माइनस 1 नेचुरल लॉग ऑफ z कब डिफाइन होगा, जब क्वांटिटी क्या होगी ग्रेटर देन 0। सो नेचुरल लॉग ऑफ z क्या चीज आ जाएगी आपके पास, z माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। सो इस केस में आपके पास जब आपके पास ट्रिपल इक्वेशंस हैं तो ट्रिपल इक्वेशन के केस में आप ये देख सकते हो कि क्या सोल्यूशन किस तरह से आया। सोल्यूशन आपके पास 2 डिफरेंट इनइक्वालिटीज की टर्म में आया, तो आप उसको इस वे में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। हम ये देख लेते हैं कि बुक पे उसने किस तरह से किया हुआ है डिस्क्राइब। ये आ गया सोल्यूशन आपके पास कि g ऑफ x इज डिफाइंड व्हेन बोथ स्क्वायर रूट x एंड नेचुरल लॉग ऑफ z माइनस 1 इज डिफाइंड। वी मस्ट रिक्वायर दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड z इज ग्रेटर देन 1। किस तरह से आया कि z माइनस 1 को जब आपने ग्रेटर देन 0 रखा तो वहां से इक्वालिटी क्या आ गई, z इज ग्रेटर देन 1। सो द डोमेन इज ट्रिपलेट्स पॉइंट्स सच दैट y इज x पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए आपने x को मेंशन नहीं किया कि x 0 माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। y पे रिस्ट्रिक्शन है, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड z मस्ट बी ग्रेटर देन 1। सो ये मैथमेटिकल वे हो गया जिसको आपने सेट की फॉर्म में कर दिया, और फर्दर अब आपने इसको विजुअलाइज करना है ज्योमेट्रिकली कि ज्योमेट्रिकली ये क्या चीज़ पोर्शन बनेगा। x पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x अगर आप इस तरह से लेते हो कि ये आपके पास y एक्सिस है एंड ये आपके पास x एक्सिस है, x एक्सिस की आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मर्जी ले, एंड y की रिस्ट्रिक्शन है कि y 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव साइड का आएगा, एंड इसी तरह से z पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि z जहाँ पे 1 है 1 से ऑनवर्ड वाले पॉइंट पिक करने हैं। तो अब हम देख लेते हैं डायग्राम उसने बताया। वैसे तो 3D स्पेस में x की इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज, इस साइड नेगेटिव वैल्यूज, y की इस साइड पॉजिटिव एंड y की इस साइड। सो x ये इस साइड का भी सारे का सारा पोर्शन आएगा और इस साइड का भी सारे का सारा, क्योंकि x पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन y का इस साइड वाला पोर्शन उसने इंक्लूड नहीं किया, इसलिए बॉक्स कहाँ पे है, ओरिजिन के जस्ट राइट साइड पे पड़ा हुआ है, y की नेगेटिव वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं है। और फर्दर z की रिस्ट्रिक्शन ये थी कि z कहाँ से होना चाहिए 1 पे, तो इसलिए ये उसने क्या किया, ये बॉक्स आपका जो वॉल्यूम उसने शो कराया है वो कहाँ पे बनाया है, 1 पे बनाया है। अबव 1 एंड अबव द 1 होगा, 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, अबव द 1 पॉइंट उसने आपको करके बता दिया। अगेन इस चीज़ को ज़्यादा देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये 3D डायग्राम्स हमने मैनुअली आपको पेपर में नहीं आएंगे, जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए ईजी वे में वाली आएंगी जो आप बना सको मैनुअली।